नमस्कार दोस्तों। दिन था जहां पर हमारे देश की सरकार बजट पेश करने जा रही थी। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में सरकार का तख्ता पलट कर दिया था वहां की मिलिट्री ने, और वहां के आम नागरिक और पुलिस जान बचाकर भारत में भाग आए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि म्यांमार का इतिहास क्या है और आज के समय में वहां पर क्या चल रहा है और इस सब घटना से भारत पर क्या असर पड़ रहा है। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट के बाद हटाई गई नेता आंग सान सूची और उनकी पार्टी एनएलडी यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। Myanmar is now under a one-year state of emergency after military staged coup, placing the elected leaders under house. 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सूची समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली है। 1 फरवरी 2021 पहली बार नहीं था दोस्तों जब म्यांमार में मिलिट्री का शासन आया हो या मिलिट्री कू हुई हो। इससे पहले सन 1962 में मिलिट्री ने तख्ता पलट किया था। अब सवाल यह है कि म्यांमार में मिलिट्री शासन आया क्यों था। आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, उसी प्रकार म्यांमार भी गुलाम था। इस पर भी अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था। तो म्यांमार आज़ाद होता है सन 1948 में ब्रिटेन से। तो इस आज़ादी में एक महत्वपूर्ण इंसान का सबसे ज़्यादा रोल रहा, उसका नाम जनरल आंग सान था। उन्होंने जापान की मदद से आंग सान ने बर्मा नेशनल आर्मी का गठन किया था। बर्मा जो कि म्यांमार का पुराना नाम है। इसके बाद फाइनली आज़ादी मिल गई थी। तो म्यांमार की जनता आर्मी को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो यानी कि महत्व देने लगी थी, क्योंकि इस आर्मी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा म्यांमार को आज़ादी दिलाने में। तो यहाँ पर 1948 से 1962 तक लगभग 14 साल तक यहाँ पर डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत ही देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र की सरकार भी कुछ समय तक देखने को मिलती है। तो अब 1962 में जो चीज़ें थी वह बदलनी शुरू हो जाती हैं। म्यांमार के अंदर जो सबसे पहला तख्ता पलट किया गया था वह हुआ था सन 1962 में, और यह किया गया था जनरल नी विन के द्वारा। और जो हालात है म्यांमार की 1962 से पूरी तरह बदल गए। इसके बाद से जितनी भी ओपोजिशन पार्टी थी उन सबको जेल में डाल दिया गया। उसके अलावा देश के अंदर जो कारखाने इंडस्ट्री थी, हर एक चीज़ को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। और आप देखेंगे कि आगे चलकर जो म्यांमार की इकोनॉमी थी वह आगे चलकर पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आइसोलेट हो गया था पूरे विश्व भर में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो 1962 से ऐसा ही चलता रहा। सारी जो पावर थी वह मिलिट्री के हाथों में थी। 1988 आते आते यहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिलता है जनता के द्वारा, और इस विद्रोह यानी प्रोटेस्ट को पूरी तरह कुचल दिया जाता है ब्रूटल मिलिट्री के थ्रू, जिसमें 5000 लोग मारे गए थे म्यांमार की सेना के द्वारा। इस आंदोलन में पब्लिक नफरत करने लगी थी अपने देश की आर्मी से। अब वह देश की आर्मी को इतना तवज्जो नहीं देती थी जितना पहले देती थी। तो अब क्या हुआ कि जो आंग सान है उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म कर ली जिसका नाम एनएलडी है। यह कह रही थी कि आर्मी से कि आप इलेक्शन करवाइए। और इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की मिलिट्री ने यह सोचकर कि सरकार तो हमारी ही आएगी, लेकिन हुआ क्या कि एनएलडी जो पार्टी है वह इलेक्शन जीत जाती है। तो यहाँ पर मिलिट्री ने इलेक्शंस को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया कि जो इलेक्शन है वह गलत है, इसमें फ्रॉड हुआ है। और आंग सान सूची जो कि आंग सान की लड़की है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके बाद बहुत सालों तक वह हाउस अरेस्ट में रही थी। इसी बीच जब वह हाउस अरेस्ट थी, इनको अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से नहीं मिलने दिया गया। यहाँ तक कि इनके पति को कैंसर की बीमारी थी जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन इनको उनसे भी मिलने की आज़ादी नहीं दी गई। आर्मी ने इनके सामने यह ऑप्शन रखा कि आप देश के खिलाफ लड़ना छोड़ दो और अपनी फैमिली पर ध्यान दो। लेकिन आंग सान सूची ने ठान लिया था कि मैं जीऊंगी भी देश के लिए और मरूंगी भी देश के लिए। और आगे चलकर इनको इसी के सम्मान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो 1988 में इलेक्शन हुए थे उसको मिलिट्री ने मानने से
मना कर दिया और इस मिलिट्री ने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम आगे इलेक्शन को सही तरीके से करवाएंगे, नया संविधान बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 18 वर्षों तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ और 2008 आते आते तब जाकर कहीं एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया जाता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी मिलिट्री ने ही बनाया था जो संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी। वह भी मिलिट्री के ही आदमी थे और इस संविधान से सबसे ज़्यादा पावर मिलिट्री को ही दी गई थी। अब यह तो बेसिक सी बात है कि जब संविधान ही मिलिट्री बना रही थी तो वह सबसे ज़्यादा पावर किसी और को कैसे दे सकती थी। और ज़बरदस्ती संविधान को यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को म्यांमार के लोगों पर थोप दिया गया, जो आज भी म्यांमार में यही कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान चलता है। इस संविधान में 25% सीट मिलिट्री के लिए ही रिजर्विंग की। इसके अलावा इसमें यह भी मेंशन किया गया कि इसमें डिफैक्टो पावर होगा मिलिट्री के पास। यदि अगर आगे कोई भी सरकार संविधान में बदलाव की कोशिश करती है तो मिलिट्री उस पर वीटो कर सके। आप देख सकते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री कितनी ताकतवर है उस देश में। लेकिन मिलिट्री क्या कर रही थी कि आंग सान सूची को बार बार जेल में डाल देती थी, क्योंकि जब भी आंग सान सूची को रिहा किया जाता था तो वह जाकर पार्टी से मिलती थी और प्रोटेस्ट करने लगती थी आर्मी के खिलाफ। लेकिन यह बात आर्मी को पसंद नहीं आती थी, जिससे कि मिलिट्री आंग सान सूची को बार बार जेल में डाल देती थी। लेकिन 2010 में क्या होता है कि पूरी दुनिया के देशों ने म्यांमार की आर्मी पर एक दबाव बनाया कि आप आंग सान सूची को बार बार नज़रबंद कर रहे हैं। इतने लंबे समय से नज़रबंद किया हुआ है, यह गलत है। भारत ने भी इसकी निंदा की और सभी देशों ने इकट्ठे होकर म्यांमार की आर्मी से कहा कि आंग सान सूची को रिहा करो और अपने देश में डेमोक्रेसी लाओ। और फाइनली वहाँ की मिलिट्री ने यह बात मान ली और 13 दिसंबर 2010 को आंग सान सूची को रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद इलेक्शन होते हैं 2012 में, जिसमें NLD की सरकार यानी आंग सान सूची जीत जाती है। लेकिन नवंबर 2015 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और फिर से NLD की सरकार बन जाती है। लेकिन आंग सान सूची को प्रेसिडेंट 30 मार्च 2016 को बनाया जाता है, क्योंकि मिलिट्री पहले से यह नहीं चाहती थी कि आंग सान सूची प्रेसिडेंट बने। अगस्त 2017 में एक बड़ा ही कोइंसिडेंस हो जाता है, तो यह कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को मिलिट्री के द्वारा मारा जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से। बहुत से रोहिंग्या जान बचाकर विदेशों में भाग गए। डाटा के अनुसार यह पता चला कि 392 गांव मिलिट्री के द्वारा बर्बाद कर दिए गए थे और 6 लाख से ज़्यादा लोग घर से बेघर हो गए थे। लाखों आदमियों को सेना के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। आप देखेंगे कि वहाँ की सेना कितना ही अत्याचार कर रही थी वहाँ के लोगों पर। इसी के चलते आंग सान सूची कुछ क्यों नहीं कर रही, जबकि आंग सान सूची के पास पावर थी। लेकिन कहीं ना कहीं आंग सान सूची चुप रही, जिसकी वजह से म्यांमार के नागरिकों की नज़र में आंग सान सूची की जो अहमियत थी वह कम होती गई। अब आगे 2020 में म्यांमार में एक इलेक्शन हुआ जिसमें NLD पार्टी को 440 सीट में से 255 सीट मिल जाती हैं, जिससे NLD पार्टी बहुमत के द्वारा इलेक्शन जीत जाती है और मिलिट्री यहाँ पर हार जाती है। मिलिट्री को यह लगता है कि अगर हम NLD पार्टी को सरकार में रहने देते हैं तो हमारी जो पावर है, जो दबदबा है यहाँ के नागरिकों पर, वह कम होता जाएगा, यानी कि सत्ता पूरी तरह से हमारे हाथों से निकल जाएगी। तो यहाँ की मिलिट्री ने क्या किया कि सरकार को हटाने के लिए उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि यह जो सरकार है फ्रॉड तरीके से इलेक्शन जीती है और भी कई तरह के आरोप लगाए गए। तो इसी को मुद्दा बनाकर मिलिट्री ने क्या किया कि 1 फरवरी 2021 को, जिस दिन हमारे देश की सरकार बजट पेश करने जा रही थी, वहीं पर म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया था वहाँ की मिलिट्री ने और म्यांमार के राष्ट्रपति को जेल में डाल दिया गया और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उन सभी को जेल में रखा गया। जो भी लोग मिलिट्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनको भी पकड़ा गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ को जेल में डाल दिया गया। जो लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस के द्वारा शूट करने को कहा गया, लेकिन पुलिस कहने लगी कि हम
अपने ही हाथों अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हैं, जिससे कि मिलिट्री ने अपने ही जवानों को भेज दिया पुलिस को मारने के लिए, जिससे कि पुलिस और वहाँ के आम नागरिक जान बचाकर भारत के मिजोरम, त्रिपुरा और वहाँ के अन्य राज्यों में आ गए थे। इसके अलावा जो आंग सान सू की थी उसको फिर से हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो हमारी आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।